सर एक सेकंड कॉपी लेकर। मतलब वैसे ही बैठा हुआ है ना। आगे ठीक है, क्वेश्चन करना है हम लोग को, शुरू करते हैं। तो ये टेस्ट में पढ़ाएंगे क्या? सर? जो आज पढ़ाएंगे वो टेस्ट में आएगा? देखते हैं, अभी तो पेपर बनाया नहीं है। नहीं मेरा ही आएगा। आएगा। सेम सेम क्वेश्चन थोड़ी रहेगा। सेम क्वेश्चन नहीं रहेगा, टॉपिक का बात हो रहा है। ऐसे 3 पार्टिकल दे रखा है। अभी रस्सी जो है स्लैक है, ए और बी से कनेक्टेड है। सरफेस जो है स्मूथ है, यानी कि म्यू जो है 0 है। ठीक है, हमको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ ए बी एंड सी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये जो सी है वो बुलेट है, और ये बी में जो हो रहा है एम्बेड हो जा रहा है। तीनों मास इक्वल है सर? हाँ, तीनों मास इक्वल है। वेलोसिटी ऑफ एबीसी आफ्टर कोलिजन सेकेंड फाइंड करना है। इम्पल्स ऑन ए फाइंड करते जाओ। हो गया क्या? पहला कितना आ रहा है?
पहला आया, यस सर। ठीक है। पहला क्या है कि वेलोसिटी फाइंड करना है, ये इसमें जाके धंस जाएगा। तो तीनों पार्टिकल साथ साथ मूव कर रहा होगा, तो तीनों का स्पीड भी, तो एम यू इजकल टू क्या होगा, 3 mv, यानी v इजकल टू u/3। सेकेंड, इम्पल्स ड्यू टू टेंशन फाइंड करना है, यानी कि टी डी टी हमको फाइंड करना है। ठीक है, ये किसके लिए, तो ए के लिए। तो ए का जब हम देख रहे थे इम्पल्स, तो इम्पल्स आ रहा था हमारा कि फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो पी फाइनल कितना होगा, तो mu/3 होगा, और इनिशियल जो है m/0 है, तो ये कितना हो गया, mu/3। थर्ड, नॉर्मल का इम्पल्स निकालना है बुलेट पे, यानी कि सी के लिए निकालना है। तो सी के लिए हम ये लिखेंगे, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। सी पे अगर जाके जब धंस रहा होगा, तो सिर्फ नॉर्मल ही लग रहा होगा इस पे, तो सिर्फ नॉर्मल लग रहा होगा, तो सिर्फ नॉर्मल की वजह से ही होगा। और ये लिखेंगे हम mu/3 माइनस mu, तो ये कितना हो जाएगा, -2। -3। ठीक है, वैसे ही अगर हमको फोर्थ निकालना है, तो नॉर्मल के कारण ही निकालना है। ये किस पे, बी पे। तो ये क्या इस सी वाले का निगेटिव हो जाएगा, यस सर। क्योंकि नॉर्मल इक्वल एंड अपोजिट लगा होगा। तो इसके लिए इतना आया, तो उस पे उल्टा लगा होगा, और ये हो जाएगा 2mu/3। ठीक है, ये चारों निकालना था। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। इसका मास m है, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। सर हल्का ये ऊपर जो, कीजिए ना, हाँ, एक बार हल्का ऊपर कीजिए ना, उसे सेकंड नंबर देखना है। ठीक है सर, नीचे कर लीजिए। ठीक है। एक मास 1 kg है, ये इनएक्सटेंसिबल जो है, मतलब कि इलास्टिक नहीं है, स्ट्रिंग है। इसको यहाँ से हम, यहाँ से जो है हाइट जो दे रखा है ये 1 मीटर, 1 मीटर से हम इसको छोड़ रहे हैं, यहाँ से ये रिलीज किया जा रहा है। ठीक है, इम्पल्स पता करना है, इम्पल्स ड्यू टू स्ट्रिंग just after the string becomes stop। बोलो क्या होगा, ये नीचे कितना डिस्टेंस आएगा बोलो। इस रस्सी को हम यहाँ से 1 मीटर ऊपर ले जाके छोड़े हैं, तो टोटल डिस्टेंस है 1 मीटर, और नीचे आएगा, तभी जाके टॉट होगा। बोलो। यस यस सर। सर। ठीक है, और जब तक ये नीचे गिर रहा होगा, टाइट नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ पे जस्ट पहले जैसे इसका जो वेलोसिटी होगा, जस्ट उसी समय पे वो कितना होगा, √2gh, यानी कि हम बोलेंगे 2 × 10 × 2 √40। क्लियर है। अब अगर ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी का बात करें, तो ये तो 0 था,
और ये हमारा फाइनल वेलोसिटी आया। तो जो अगर हम इम्पल्स ड्यू टू टेंशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, क्या जाएगा √40 इंटू 1 माइनस 0 √40। 2/10। क्या, हाँ 2/10 बोल सकते हैं, √40 बोलो या फिर 2√10। क्या कर रहे हैं, इसको छोड़ दिए तो फाइनल में। माइनस में होगा ना क्या चीज? सर, माइनस में होगा ना। हाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो फाइनल दोनों का डायरेक्शन नीचे ही था तो नीचे ही ले ले रहे हैं। ऐसा दे रखा है कि हॉरिजेंटल सरफेस है, ठीक है, हॉरिजेंटल सरफेस मार्क्स कौन दिया था क्या? अच्छा एम हाँ, या वन दिया के होगा तो नीचे रखेंगे। पर लिखा ठीक है, नहीं। ये ए है, ये बी है, इसका भी मास एम है, इसका भी मास एम है, हॉरिजेंटल सरफेस पे है। ठीक है, यानी किसी टेबल पे ऐसा रखा हुआ है, ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक एंड पे मास एम है, दूसरे एंड पे मास एम है। बोल रहा है कि इसका जो ऐसा डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये हमारा एल है, ठीक है, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो दे रखा है, टोटल लेंथ जो है 2L है। ऐसा सिचुएशन समझ में आया, स्मूथ सरफेस है। अब बोला जा रहा है कि इस बी पार्टिकल को इधर की तरफ यू वेलोसिटी दे दी है, ठीक है, यानी कि बी पार्टिकल को इधर की तरफ हम एक स्पीड यू दे रखे हैं। अब पूछा जा रहा है हमसे फाइंड द वेलोसिटी। अच्छा पहले जो है ये ऐसा है, ठीक है, यानी कि दोनों वर्टिकली ऐसा एक ही लाइन में है, और ये डिस्टेंस दे रखा है। पूछा जा रहा है हमसे फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी आफ्टर स्ट्रिंग बिकम्स टॉट। ठीक है, स्प्रिंग जब टॉट हो जा रहा है तब क्या होगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्सिव टेंशन। क्वेश्चन क्लियर है? एक रस्सी से बंधा हुआ दो एंड पे दो ब्लॉक हैं, दोनों पहले ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, बी को हम यू वेलोसिटी दे दिए, जब टॉट होगा उस समय दोनों का वेलोसिटी कितना होगा ये पता करना है। सर U/2, पहले का U/2। U/2 नहीं, u√3/2। किसका वेलोसिटी? बी का। √3U/2 नहीं, ऑप्शन में तो है भी नहीं।
हो गया क्या? बोलो। नहीं हुआ। ठीक है, टॉट कब होगा? जब स्ट्रिंग जो है ऐसा शेप बनाएगा, मतलब ऐसा है, तो फ्रिक्शनलेस है। जब ये चलता चलता यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये तो डिस्टेंस L था, ये 2L डिस्टेंस हो जाएगा, तब यहाँ पे जाके ये जो है स्ट्रिंग टॉट होगा। बात क्लियर है? इतना बात समझ यस सर। आया? ठीक। यस सर। हाँ, अगर हम यहाँ पे देखें तो हम b का वेलोसिटी इधर की तरफ मान ले रहे हैं कि ये v होगा। ठीक है, हम b का वेलोसिटी क्या मान रहे हैं कि इधर की तरफ इसका वेलोसिटी v है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा। ठीक है, और हम इस डायरेक्शन में भी मान रहे हैं और इधर की तरफ v डैश। क्या? U cos theta by 2। u cos थीटा बाई 2। देखते हैं क्या आता है। होने के बाद लगा मतलब कि U cos theta by 2। चलो ठीक है, देखते हैं क्या आता है। अब जैसे सोचो कि जस्ट आफ्टर द डॉट के बाद b का वेलोसिटी इधर v है, तो a का वेलोसिटी उस समय पे क्या इधर की तरफ ही होगा? v, क्योंकि टेंशन उस समय इधर ही की तरफ लगा होगा। बोलो। a का जस्ट डॉट हुआ है उस समय पे, इसका जो वेलोसिटी होगा v, अगर इधर माने हैं तो a का भी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में भी होगा, क्योंकि रस्सी है। एक एंड अगर इधर भी से जा रहा है तो दूसरा एंड भी इधर भी से ही आया होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, और जस्ट बिफोर का बात कर रहे हैं, यानी कि डॉट होने से जस्ट पहले तक ये जो यू बी जो था वो हमारा यू वेलोसिटी से ही चल रहा होगा, क्योंकि तब तक टेंशन तो लगा नहीं होगा क्योंकि रस्सी है। बात समझ आया? यस यस सर। सर। ठीक है, ये हम बोल रहे हैं जस्ट बिफोर डॉट। ठीक है, जब स्ट्रिंग आउट हुआ होगा उसके जस्ट बिफोर। ये तो यू था, ये एंगल जस्ट बिफोर एंगल थीटा ही बना होगा, तो इधर की तरफ ये आ जाएगा यू कॉस थीटा और इधर की तरफ ये आ जाएगा यू साइन थीटा। ठीक है, और ये जो है ये जस्ट आफ्टर का है। अब ये दोनों क्लियर है, तो कोई भी बी पे जो हम देख रहे हैं कोई भी फोर्स तो तब तक लगा है नहीं, और जो भी लगा है वो जस्ट आफ्टर में ये जो है इम्पल्सिव है और इधर की तरफ है। तो हम इस समय तक अगर हम बी का जो है मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं अलोंग द लाइन, इस लाइन के अलोंग अगर हम इसका जो है मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं बी का। कौन सा लाइन? जो स्ट्रिंग जो है उसके अलोंग। कैसे? सोचो तुम ही। सर नेट एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो नहीं है। ये हम टोटल को सिस्टम मान रहे हैं। ठीक है, अगर हम ए और बी दोनों कंबाइंड सिस्टम मान रहे हैं तो अलोंग द स्ट्रिंग क्या हम जस्ट बिफोर डॉट और जस्ट आफ्टर डॉट मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं? ये मेरा सवाल है। सर आप सकते हैं। The अलोंग root 3 U by 4। स्ट्रिंग, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन। अलोंग, अच्छा अलोंग लिख दिए। ठीक है, करा The root सकते हैं 3 या U by नहीं ये 4। बताओ। क्योंकि टेंशन जो होगा वो तो इंटरनल हो जाएगा, जो भी इम्पल्सिव हो या जो भी हो, ए और बी दोनों को कंसिडर कर रहे हैं, तो टेंशन क्या हो जाएगा? इंटरनल हो जाएगा क्या? यस सर।
ठीक है, तो हम ये करा सकते हैं, तो पी इनिशियल जो है पी फाइनल हम लिख सकते हैं। तो अगर हम पी इनिशियल और पी फाइनल लिख रहे हैं, तो बी के लिए जब लिखेंगे तो इसके अलोंग, यानी कि जो स्ट्रिंग है इसके अलोंग इसका स्पीड कितना है, यू कॉस थीटा। तो इसके लिए लिखेंगे एम यू कॉस थीटा। ठीक है, ये जो लिख रहे हैं बी के लिए, प्लस जस्ट बिफोर टॉट इसका जो ए का था वेलोसिटी वो तो 0 रहा होगा। यस सर। ठीक है, और फिर फाइनली एम वी ये दोनों जो है भी से ही इस डायरेक्शन में जाने लगा, तो 2m भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी का वैल्यू कितना आ जा रहा है, u cos थीटा बाई 2। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक जो लिखे हैं उसमें कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, तो यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो ये जो साइन थीटा दिख रहा है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी कि 1/2 दिख रहा है। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री। 3/2 को मतलब कि cos थीटा का वैल्यू। हाँ, तो ये हो जाएगा √3u/4। ठीक है, अब इस डायरेक्शन का बात कर रहे हैं, यानी कि v डैश डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स तो लगा नहीं। तो अगर इनिशियली ये u साइन थीटा था तो ये भी फाइनली कितना होगा, u साइन थीटा ही रहेगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, u/2। इसमें कोई दिक्कत? v डैश जो है हमारा, ये जो v डैश हम लिए हैं परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, उधर की तरफ कोई फोर्स लगा नहीं, तो उधर का जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो चेंज हुआ नहीं होगा। तो हमको v जो मिला इतना मिला और v डैश ये मिला। तो अगर हम यहाँ से बोले कि va जो होगा ये तो v के बराबर ही है, यानी कि √3u/4 है। लेकिन अगर हम v भी लिखेंगे तो ये जो आ जाएगा हमारा √v² प्लस v डैश का स्क्वायर आएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 3u²/16 प्लस u²/4। तो ये हो जा रहा है कितना, √7u/4। दोनों का तो वैल्यू दोनों का अलग अलग वेलोसिटी होगा। तो होगा नहीं, जैसे इसको तो u से भेके हैं, तो इस टेंशन के लॉन्ग एक, जैसे इस स्ट्रिंग के लॉन्ग एक टेंसाइल इम्पल्स लगा तो इधर का कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट को कौन चेंज कर रहा है, कोई नहीं। ठीक है, और ए पे अगर देख रहे हैं तो ये सिर्फ टेंशन की वजह से इधर की तरफ भी ही आया होगा, क्योंकि स्ट्रिंग इधर भी गया तो ये भी इधर आया होगा। तो उस समय ऑफ कोर्स दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, अलग अलग ही होगा। ये बात समझ आया? हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा इम्पल्स निकालना है। सर जब स्ट्रिंग टॉट हो जाएगा तो फिर उस हाँ, पे फोर्स लगने लग जाएगा बी पे, तो उसका इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाएगा? किसका? सर बी का, स्ट्रिंग के डायरेक्शन में 0 कैसे हो जाएगा? इम्पल्सिव फोर्स लग गया अच्छा, तो बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड का फोर्स है, तो फिर झट से जीरो हो जाएगा उसका वेलोसिटी उस डायरेक्शन में। जस्ट 0 कैसे होगा, जैसे अगर कोई भी वेलोसिटी से जा रहा है, अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो 0 क्या कहाँ होता है, इधर वाला कम होना चाहेगा, और ये परपेंडिकुलर वाले के तरफ तो ऐसे भी कुछ नहीं हो रहा है, तो अगर ये भी 0 होना होता तो हो जाता। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि इधर की तरफ माने हैं तो ये 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिर से परिचित करिए। कहना है कि अगर हम जस्ट बिफोर को देख रहे हैं, जस्ट आउट होने से पहले, तो इधर की तरफ यू कॉस थीटा, इधर की तरफ यू साइन थीटा, इसमें कोई दिक्कत? नहीं। ठीक, अब जैसे ही टॉट हुआ होगा तो ये वाला वेलोसिटी चेंज करेगा। हाँ। अब ये चेंज होके 0 भी हो सकता है, ये उल्टा भी जाने लग सकता है। ठीक है, हम मान लिए कि इधर की तरफ भी है,
तो अगर ये एंड इधर की तरफ भी से आ रहा है तो ये वाला एंड भी इधर भी से जाएगा। और इससे सॉल्व करें तो भी का वैल्यू ना तो जीरो आ रहा है ना निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब किसी डायरेक्शन में जा रहा होगा। यस सर। ठीक है। और इधर वाले कंपोनेंट का बात करें तो इधर तो कोई चेंज करने वाला है नहीं, इधर का ये वेलोसिटी इधर ही होगा। इसके बाद का अगर देखोगे तो ये इधर आएगा और ये इधर की तरफ भी जो है ऐसा मूव करने लगेगा, और ये कुछ कॉम्प्लेक्स मूवमेंट हो जाएगा, यानी कि ऐसा कुछ सर्कुलर पैराबोलिक कुछ टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसके बाद का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। बात समझ आया? यस सर। ठीक है। अब हमको निकालना है इम्पल्स का मैग्नीट्यूड। तो टेंशन का इम्पल्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो टी डी टी निकालना है। तो हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे तो हमारा मिल जाएगा। तो हम आसानी के लिए ए को पकड़ लेते हैं। तो ए के लिए लिखेंगे इसको, तो ए के लिए लिखेंगे तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल जो था एम इंटू वी है और पी इनिशियल 0 है, तो इसको हम लिख लेंगे एम। भी कितना आया था? तो √3u/। बात समझ आया? अगर हम b को लिखते तो b के लिए भी जो चेंज इन मोमेंटम यहाँ लिखते किसके अलोंग लिखते? इस टेंशन के अलोंग ही लिखते। ठीक है। ऐसा हमको सरफेस दे रखा है। m मास का है, इधर की तरफ ये v वेलोसिटी से जा रहा है। सरफेस जो है स्मूथ है। ठीक है, इधर की तरफ स्लाइड होता हुआ जा रहा है। ठीक है। इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन करने का सिर्फ यहाँ पे इतना ही मतलब है कि जो हमारा इससे टकराएगा, यानी कि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि हम कोलिजन के बारे में अभी पढ़े नहीं है, इसलिए फिलहाल इतना समझ जाओ। इलास्टिक कोलिजन यानी कोई एनर्जी लॉस नहीं है। हमसे बोला जा रहा है कि पहला फाइंड करना है इम्पल्स imparted by wall to Martian sphere B, impulse imparted by floor। ठीक है। हम लोग लास्ट क्लास देखे थे कि अगर ये जाके टकराएगा तो एक नॉर्मल ये सरफेस लगाएगा, एक नॉर्मल ये सरफेस लगाएगा, और दोनों का दोनों क्या थे? इम्पल्सिव थे। तो उन्हीं दोनों इम्पल्स को पूछ रहा है, उन्हीं दोनों नॉर्मल की वजह से इम्पल्स पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ठीक है। हर कोलिजन इलास्टिक है, इसका मतलब जितना स्पीड से कोलाइड किया है उतना ही स्पीड से वापस जाएगा, यानी कि एनर्जी लॉस 0। 2mv/sin थीटा। किसके कारण? इंक्लाइन के कारण। यस सर। ठीक है।
और 2mv by cos थीटा 2mv बाई कॉस थीटा नहीं, 2mv cot थीटा ठीक है। और किसी का आया? अगर हम देखें तो ये वाला जो सेंटर मान लेते हैं, ये जो सरफेस है इस पे इधर की तरफ इम्पल्स लगाएगा, ये जो सरफेस है इधर की तरफ इम्पल्स लगाएगा, इसको हम बोल दे रहे हैं J1, इसको बोल दे रहे हैं हम J2। ठीक है, अगर हम इसको ऐसा लें, ठीक है, तो इधर यहाँ से हमको दिख रहा है अगर ये एंगल थीटा है तो और क्या मिल जाएगा हमको, कौन सा एंगल थीटा मिल जाएगा बोलो? वो फिर थीटा होगा जो आप बनाए हैं वर्टिकल और हाँ, ये वाला J1 एंगल वाला थीटा हो बीच में। जाएगा, दिख रहा है यस सबको? सर। ठीक है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, इसको ऐसे ले लेते तो यहाँ से हमको दिखता कि ये वाला एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। तो इसको अगर हम कंपोनेंट्स लें तो ऐसा ले रहे हैं, तो यह आ जा रहा है हमारा J1 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में लेंगे तो यह आ जाएगा J1 sin थीटा। ध्यान से देखो तो J1 cos थीटा जो होगा वही J2 के बराबर होगा, होगा क्या? ऊपर से जितना लगा नीचे से जितना लगा दोनों सेम है, तभी तो उस डायरेक्शन में हम इसको बोल रहे हैं किधर ही जाएगा, भी से। तो इस डायरेक्शन में कोई चेंज, वाई डायरेक्शन में अगर हमको दिख रहा है तो वाई डायरेक्शन में हमको कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहा है। तो अगर वाई डायरेक्शन में चेंज नहीं दिख रहा है यानी कि दोनों इम्पल्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए होंगे, यानी कि J1 cos थीटा जो होगा J2 के बराबर होगा। अब हम J1 sin थीटा लिखेंगे तो J1 sin थीटा इस डायरेक्शन में इम्पल्स है, तो ये जो होगा क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा। तो चेंज इन मोमेंटम जो अगर देख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं, तो चेंज इन मोमेंटम इधर की तरफ गया और एम भी, और इधर की तरफ गया एम भी। ठीक है, तो J1 चेंज sin जब, theta equal to 2mv। तो ये 2m भी हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे, इसमें किसी कोई दिक्कत है? क्योंकि P फाइनल माइनस P इनिशियल लिखेंगे तो ये 2m भी आएगा। अब हमको दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है, तो J1 आ गया हमारा 2mv कॉसेक थीटा, या फिर नीचे साइन थीटा लिख लो, तो इसको ऊपर पुट कर लो तो J2 आ गया हमारा कितना जा रहा है, 2mv कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा। किसी को कहीं दिक्कत तो पूछ लो। नो सर। ठीक है, तो अगर इम्पल्स का क्वेश्चन रहेगा तो इसको हम लोग को ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो कोलिजन, इसको इम्पैक्ट भी बोलते हैं। कोलिजन नाम सुनते ही हमारे मन में क्या ख्याल आता है कि दो पार्टिकल्स जो होंगे आपस में कोलाइड कर रहे TM हैं। की IM क्या M होगा कि IM होगा? क्या बोल रहे हो, नहीं सुनाई दे रहा है, क्या बोले? इम्पैक्ट का स्पेलिंग। अच्छा, आई होगा, ठीक है, ठीक है, आई होगा। कोलिजन और इम्पैक्ट, तो हम कोलिजन बोलते हैं या फिर इम्पैक्ट, और कोलिजन नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी से टकरा रहा हो। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अगर हम किसी एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पे ये आके इससे कोलाइड करता है सरफेस से, फिर ऊपर जाए या फिर यहीं रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आया, अगर वाल ऐसा है, इसको ऐसे फेंके हैं तो यहाँ से कोलाइड करके इधर की तरफ जाता है। ठीक है,
या फिर हो सकता है कि एक बॉल इधर की तरफ जा रहा हो, दूसरा बॉल इधर की तरफ आ रहा हो, दोनों आपस में टक्कर करे, तो ऐसा चीजों को हम लोग कोलिजन बोलते हैं। यानी कि हो सकता है कि एक आगे की तरफ ट्रक जा रहा हो, इधर से एक कार आ रहा हो, ठीक है, ये दोनों आपस में टकरा जाए। तो ये सब चीजें हमको जब सुनाई देती हैं तो हम बोलते हैं दोनों कोलाइड करा है, यानी कि कोलिजन। ठीक है, यानी कि दो पार्टिकल्स जो हैं आपस में कोलाइड करे हैं, और इसको बोलते हैं कि कोलिज। और जब कोलिजन होता है तो उस समय अगर हम थोड़ा सा महसूस करें, तो उस समय जो नॉर्मल फोर्स दोनों बॉडीज के बीच में लगते हैं वो बहुत कम समय के लिए लगते हैं, यानी कि इम्पल्सिव फोर्स लगता है। ये बात क्लियर है? ठीक है, यानी कि अगर हम कोलिजन का बात कर रहे हैं तो एक बॉडी दूसरे बॉडी से इम्पैक्ट करेगा, यानी कि कोलाइड करेगा बोल सकते हैं। और जब कोलाइड करा होगा तो ये बॉडी जो है इन सब पे एक फोर्स लगाता है, नॉर्मल फोर्स यहाँ लग रहा होगा, यहाँ भी नॉर्मल लग रहा होगा, और ये बहुत कम समय के लिए लग रहा होगा, यानी कि जो नॉर्मल होगा वो इम्पल्सिव होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कोलिजन के दौरान एक इम्पल्स लगता है, और इसके बाद चेंज इन मोमेंटम कुछ होता है इस इम्पल्स के कारण। और एक चीज और कि कोलिजन सिर्फ ऐसा नहीं है कि दो बॉडी एक दूसरे से टकराए ही, ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज को अगर हम इधर फेंकेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है आएगा और यहाँ से घूम के ऐसा चला जाएगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक मिनिमम दूरी तक आया और चला गया, इस केस में दोनों का इंटरेक्शन नहीं हुआ है, तो ये भी जो है ये कोलिजन ही कहलाता है। ये भी क्या कहलाता है? कोलिजन ही है। यहाँ पे दोनों पार्टिकल एक दूसरे से टक्कर नहीं खाए, दूसरे एक दूसरे को कांटेक्ट में नहीं आए, लेकिन फिर भी ये कोलिजन है। यहाँ भी जब ये टकराता है, यहाँ पे जब ये आके यहाँ से घूम के जाता है, तो बोलते हैं कि यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है और एक इम्पल्सिव फोर्स लगा है, और उस फोर्स की वजह से, यानी कि कोई भी फोर्स लग रहा है उस वजह से ये पीछे की तरफ लौट के चला जाएगा। अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डिंग नाम सुने होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, यस उसमें भी यही होता है कि न्यूक्लियस रहता है, तो उसमें से हम लोग हजारों में एक जो रहता है वापस घूम के आता है, बाकी सब डिफ्लेक्ट कर जाता है, बहुत सारा सीधा चला जाता है। तो जो वापस घूम के आता है, क्या वो न्यूक्लियस से टकरा के वापस आता है? बोलो, अगर ये न्यूक्लियस है तो जो अल्फा पार्टिकल पार्टिकल बोल रहे हैं ये जाता है, तो क्या इससे टकरा के ऐसा वापस आता है पहले ही वापस आ जाता होगा। कि ये पहले से ही घूम के आ जाता है? पहले ही या न्यूक्लियस तक वो पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, अगर वो न्यूक्लियस के पास पहुंच गया, अगर टक्कर करेगा, अगर मान लेते हैं तोड़ ओड़ दिया प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, तो बहुत हाई एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, यानी न्यूक्लियस बोलते हैं कि बहुत ही हैवी पॉजिटिव चार्ज है वहां पे, तो ये अल्फा पार्टिकल को दूर से ही धक्का मतलब खदेड़ देता है। बात समझ आया? तो इस बात को ध्यान रखना है कि कोलिजन में जो है फिजिकल कांटेक्ट हो ऐसा नेसेसरी नहीं है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मोस्टली केसेस जो हम लोग लाइफ में देखते हैं वो उसमें होता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी चीजें हम सोचें कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज की तरफ दूसरा पॉजिटिव चार्ज फेंके हैं तो वो कोलाइड नहीं करेगा, कुछ दूर से ही निकल जाएगा, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि बिना फिजिकल कांटेक्ट के ही इसको भी कोलिजन ही कहेंगे। सर, इस टाइप के कोलिजन को क्या बोलते हैं? कोलिजन ही सिंपली बोलते हैं। ठीक है, कि कोलाइड किया, आर्टिकल फेंके तो एक मिनिमम डिस्टेंस तक जाएगा, हमको आर मिनिमम फाइंड करने के लिए दिया जाता है 12th क्लास में। सर अल्फा पार्टिकल सेम वेलोसिटी से वापस आता है क्या? क्या? और न्यूक्लियस पे डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियस मूवेबल है या फिक्स्ड है। ठीक है, अगर ये न्यूक्लियस जो है फिक्स्ड रहेगा तो सेम रहेगा, और अगर ये मूव करा, तब तो इलास्टिक कोलिजन हो। हाँ हम तो इलास्टिक ही मानते हैं। यही मानते हैं कि जैसे हम जो है वहाँ ग्रेविटी सब कुछ को नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही रखते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव नेचर का होता है।
तो एनर्जी लॉस नहीं होता है, जितना एनर्जी उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता जाता है वही वापस आ जाता है। सेम टू सेम वैसा ही कि वाल से अगर कोई बॉल टकराता है वैसे ही हम करके इसको सॉल्व करते हैं। फिर तो ये चीज हमको दिखा कि हर जगह ऐसा कोलिजन होता है तो इसको कोलिजन बोलते हैं। अब हो सकता है कि कभी कभी कोलिजन ऐसा होता है कि अगर मान लेते हैं कि वाल है, इस पे हम वो एक, चलो ऐसा, एक वो जंपिंग बॉल आता है जिसको चाइनीज बॉल भी बोलते हैं, देखियो ये सिर्फ छोटा सा बॉल होता है। छोटा सा होता है, इसको पटकते हैं तो ये बहुत उठता है। ठीक है, यानी कि अगर जितना हाइट से फेंको तो उतना हाइट पे तो लगभग ये, तुरंत भुला भी जाता है ऐसे। तो तेज फेंकोगे तो कहाँ जाएगा पता नहीं। खाली अगर तक हम भी बंद करके खेलना चाहिए। हाँ, अगर हम धीरे से अगर उसको टपकाते हैं तो फिर से लगभग उतने ही हाइट पे आ जाता है, लगभग। ठीक है, एक होता है कि मान लेते हैं कि गीला मिट्टी का ये बॉल है, मड है, इसको अगर हम यहाँ पे गिराएं तो यहीं पे आके ऐसे पसर जाता है, चिपक जाता है, ऐसा ही होता है। और एक नॉर्मल जो हम स्टील बॉल है, मान लेते हैं ये स्टील है, तो ये जाता है यहाँ पे, ऐसे थोड़ा सा ऊपर आएगा फिर नीचे गिर जाएगा, ऐसा ही होता है। तो इन्हीं सब के बेसिस पे हम लोग अलग अलग टाइप के कोलिजन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि कोलिजन यानी कि दो पार्टिकल्स जो है आपस में अगर कांटेक्ट आ रहा है, टकरा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि कोलिजन हो रहा है। ठीक है, यानी कि कोई भी फोर्सेस के कारण डायरेक्शन चेंज हो जाए या फिर एक दूसरे को डिस्टर्ब करे। ये जरूरी नहीं है कि फिजिकल कांटेक्ट हो, तो ये सब चीजें हम लिखा नहीं रहे हैं, फिगर से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उतना इम्पोर्टेंस तो है नहीं, और बात समझ में आ ही जाता है, लिखना पड़ेगा। बोलो। वो सर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रहेगा कि कोलिजन किसको कहते हैं। कोलिजन में फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं है। कोलिजन का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम होता है, जो फोर्स अगर उस समय लगेगा अगर कांटेक्ट में आ रहा है तो वो बहुत ही हाई होगा, इम्पल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, ये सारे चीजें हम जानते हैं, यानी कि ऊपर इम्पल्स पड़े तो उसमें भी यही सारे चीजें थी, तो हम इससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस तीनों केसेस को देख रहे हैं तो इसके बेसिस पे हम लोग टाइप्स करते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन। इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं, यानी कि टाइप्स। तो इसको हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के बेसिस पे कि एनर्जी कैसे है। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे इन तीन केसेस को ऑन एन एवरेज देख रहे हैं, तो पहला केस में ये जो था हमारा जंपिंग बॉल है, इस केस में हम लोग देखते हैं कि अगर हम इसको किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो लगभग वो सेम हाइट तक फिर से वापस चला जाता है। सेम हाइट तक जाने का मतलब ये हुआ कि जितना वेलोसिटी से वो टकराया होगा, यानी कि अगर यहाँ गिरने से पहले जितना वेलोसिटी था इधर जा रहा होगा उतने ही वेलोसिटी से। ये चीज हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़े थे कि अगर कोई पार्टिकल है एच हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, जितना वेलोसिटी से वो टकराएगा अगर उसी वेलोसिटी से हम ऊपर फेंकते हैं तो सेम हाइट तक जाता है। बात क्लियर है या फिर इसमें दिक्कत है? बोलो। क्लियर। यस सर। ठीक है, यानी कि अगर हम इसका देख रहे हैं तो जस्ट बिफोर कोलिजन, यानी कि इस पार्टिकल का जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन इसके पास काइनेटिक एनर्जी है और दोनों बराबर है, हाफ एम बी स्क्वायर, इसका भी हाफ एम बी स्क्वायर, यानी कि इसमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ है। तो इस अगर हम एनर्जी के बेसिस पे कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइप को हम बोल रहे हैं इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन यानी कि इसमें जो लॉस इन एनर्जी होगा नेग्लिजिबल होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा।
क्योंकि नेचर में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि लॉस ना हो, तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि जीरो, और हम लोग हमेशा इसको आइडियल केस में मान लेंगे कि इलास्टिक कोलिजन यानी कि लॉस इन एनर्जी जो होगा वो जीरो हो। ठीक है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी का कोई भी पोर्शन लॉस नहीं हो रहा है किसी भी फॉर्म में, जो भी एनर्जी पहले था वही बाद में। रियली में अगर देखोगे तो ये बॉल यहाँ अगर टकराया तो टक्कर के कारण इसमें कुछ ना कुछ हीट जरूर प्रोड्यूस हुआ होगा। दूसरी बात, टकराया, साउंड किया तो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, वो एनर्जी इसी में से तो कुछ लूज हुआ होगा, क्योंकि कभी भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो लॉस इन एनर्जी होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम लोग मान लेते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा वो जीरो। ठीक है, अब लॉस ऑफ एनर्जी जीरो है और इम्पल्सिव फोर्स है। अगर हम पूरे को इनिशियल और फाइनल का बात कर रहे हैं, यानी कि इस अर्थ को भी, जिस बॉडी से टकरा रहा है उसको भी कंसिडर करें, तो इम्पल्सिव फोर्स तो इंटरनल हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, कंजर्व्ड रहेगा। सेकेंड, एनर्जी भी अगर हम दिख रहा है कि एनर्जी इनिशियल और फाइनल सेम है, तो ये दोनों क्या होंगे, कंजर्व रहेंगे। यानी कि इलास्टिक कोलिजन होगा तो लॉस इन एनर्जी जीरो, यानी कि इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इससे बोल सकते हैं इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, इसका मतलब कि एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहेगा। और चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स के कारण हो रहा है, तो इसको अगर सिस्टम मान रहे हैं तो ग्रेविटी के इफेक्ट को चेंज नेग्लेक्ट करके हम मोमेंटम कंजर्व भी कर सकते हैं। क्लियर है? सेकेंड, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, जैसे कि इस केस में हम थर्ड वाला फिगर देखो, यानी कि जब हम स्टील बॉल को ड्रॉप करे हैं, तो स्टील बॉल जो है उतने हाइट तक नहीं गया, कुछ हाइट तक गया और रुक गया। ठीक है, कुछ हाइट तक गया, यानी कि अगर हम देखें तो ये जब टकराया होगा, जस्ट टकराने से पहले इसका वेलोसिटी अगर v है, तो जस्ट टकराने के बाद इसका जो हम वेलोसिटी का बात कर रहे हैं, तो ये अब v नहीं रहा होगा, v डैश होगा, जो कि लेस देन v होगा। ठीक है, यानी कि इसमें ऐसे कोलिजन में दिख रहा है कि जो इनिशियल एनर्जी था और फाइनल एनर्जी था वो सेम नहीं है, कुछ एनर्जी जो है लॉस कर गया है। तो इन इलास्टिक एनर्जी में क्या होगा कि सम लॉस इन एनर्जी होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा, और इस केस में हम नहीं कह सकते हैं इनिशियल इज नॉट इक्वल टू ई फाइनल, फाइनल कम ही होगा और एनर्जी जो होगा कंजर्व नहीं रहेगा। यानी कि ऐसे केसेस में हम एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के बराबर नहीं। लेकिन मोमेंटम के बारे में हम क्या कहेंगे, बोलो? बोलो। अगर ऐसा मान लेते हैं कि कोई कोलिजन है, यहाँ पे कोई पार्टिकल रखा हुआ है, या कि कोलाइड करा, इनिशियल फाइनल के बराबर नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो इम्पल्स के कारण हो रहे हैं, और अंदर दोनों पे इम्पल्सिव फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो मोमेंटम हम इसमें भी कंजर्व करा सकते हैं। ठीक है, इसमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा। थर्ड टाइप, इसको कभी कभी परफेक्टली इनइलास्टिक भी कहा जाता है, परफेक्टली इनइलास्टिक, या फिर कभी कभी प्लास्टिक कहा जाता है। तो प्लास्टिक हम यहाँ पे नहीं कह रहे हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, जैसा कि इस केस में था, मड फेंके जाके चिपक गया। मान लेते हैं कि चिविंग गम खा रहे हो, फेंके तो हाथ से छूटता ही नहीं है, चलो छूट गया तो दीवार पे जाके लड़ेगा और चिपक जाएगा, ऐसा ही होता है। बोलो। यस सर।
ठीक है, यानी कि जस्ट आने से पहले इसके पास तो वेलोसिटी था, लेकिन यहाँ का वेलोसिटी क्या हो गया, 0। यानी कि इनिशियली उसके पास एनर्जी था, फाइनली वो एनर्जी किसी और चीज में कन्वर्ट हो गया, यानी कि पूरा का पूरा जो मैकेनिकल एनर्जी था वो लॉस हो गया। यानी कि हम बोलते हैं इसमें टोटल लॉस इन, तो इस हाँ बोलो, बोलो। ठीक है, एनर्जी जो है, जो भी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल था वो फाइनल हो जाएगा, यानी कि इसमें भी लॉस इन एनर्जी होगा। टोटल नहीं बोलते हैं क्योंकि हो सकता है कि टकरा के दोनों मूव करने लगे, इसलिए फिर भी लॉस इन एनर्जी होगा। इस केस में तो टोटल आ गया, इसमें भी जो होगा और लॉस इन एनर्जी होगा, साथ में हम बोलेंगे कि बोथ पार्टिकल्स विल स्टिक टू ईच अदर। ठीक है, अगर वाल है, वाल पे फेंकते हैं तो फाइनल 0 हो जाता है, लेकिन अगर दो पार्टिकल, छोटा छोटा पार्टिकल है, इसको और इसको फेंक के इसके इधर भी से फेंक रहे हैं, पता चला कि ये जाके ऐसा चिपक गया और दोनों की स्पीड उस धीरे से जाने लगा, तो इस केस में थोड़ा सा एनर्जी रहेगा, इसीलिए टोटल लॉस नहीं लिख रहे हैं, लॉस इन एनर्जी लिख रहे हैं। और लेकिन बोथ पार्टिकल जो होगा किसी भी सिचुएशन में वो स्टिक कर जाएगा, हो सकता है साथ मूव करने लगे या फिर रेस्ट पे भी आ जाए, जो भी हो, जो भी कंडीशन होगा, इसमें भी हमारा जो होगा मोमेंटम जो होगा कंजर्व्ड ही होगा, लेकिन एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। तो अगर एनर्जी के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग तीन तरह में डिवाइड करते हैं, इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। रियली में ना तो कोई भी इलास्टिक कोलिजन होता है, ना ही परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक होता है। यानी कि इलास्टिक कोई भी नहीं होता है, ना ही परफेक्टली कोई होता है, जो होता है वो इन इलास्टिक होता है, लेकिन आइडियल केस में हम इन दोनों को भी मानते हैं। ठीक है, कहीं भी इलास्टिक होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता ही होता है, लेकिन उस सबको हम लोग बहुत कम लॉस होता है तो नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये बात क्लियर है? ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बेसिस पे तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है। जैसे कि सोचो कि एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, ये दोनों आपस में आके ऐसे टकराया, इसका वेलोसिटी जस्ट बिफोर इधर था, इसका वेलोसिटी इधर था। ठीक है, तो ये जो हम देख रहे हैं जिसके अलोंग ये नॉर्मल दोनों का जो है कैंसिल आउट हो जा रहा है, यानी कि इसी के अलोंग जो नॉर्मल लगा होगा, तो इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, यानी कि जिस लाइन के अलोंग दोनों का जो हम इम्पल्स को जीरो कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट, यानी जिसके अलोंग इम्पल्स लगा हो। ठीक है, या फिर इसी चीज को बोल सकते हैं कि जिसके थ्रू कॉमन नॉर्मल पास कर रहा हो, यानी लाइन ऑफ इम्पैक्ट यानी कि कॉमन जो नॉर्मल होगा पास थ्रू इट। ठीक है, जो कॉमन नॉर्मल होगा दोनों इसी लाइन पे पास करेगा, इसी लाइन के अलोंग होगा किसी भी दो बॉडी के कोलिजन में, उसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। कहीं भी ऐसा ही था, ये बॉल आके जब टकराया तो इधर की तरफ नॉर्मल है, तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट इसका ये चीज सर मैं ऑफलाइन हो गया था। क्या हो गया था? 1-1.5 मिनट तक ऑफलाइन हो गया था सर, अभी भी स्क्रीन शेयर होता हुआ नहीं दिख रहा। बाकी लोग को दिख रहा है? तो दिख ही रहा होगा सर, मैं ऐसा ऑफलाइन हुआ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं बताए हैं, बस
कहाँ तक सुने थे? परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया था। आप लास्ट पे ये बोले थे कि नेचुरली मतलब कि कोई भी इलास्टिक कंप्लीटली इलास्टिक या फिर नॉन परफेक्टली इलास्टिक को इनइलास्टिक, एग्जिस्ट नहीं हाँ करता है। ठीक है। इनइलास्टिक। हाँ, परफेक्टली इनइलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक जो होता है कोई भी नहीं होता है। जो होता है जो इनइलास्टिक होता है, क्योंकि एनर्जी लॉस थोड़ा बहुत होता है, लेकिन आइडियल केस में हम इन दोनों को भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, यही बोले थे। और उसी के बाद ये था ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करें तो इसको क्या करेंगे? तो इसके लिए हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट बता रहे थे। तो अगर दो पार्टिकल है, इधर ये V से जा रहा है, ये V2 से जा रहा है, तो टकराएगा इधर ऐसा। ठीक है, लेकिन जो लाइन ये होगा जो दोनों के सेंटर की ओर से जा रहा है, यही नॉर्मल इधर ही के अलोंग लगा होगा। यानी कि कैसा भी बॉडी रहे, जिधर की तरफ नॉर्मल पास थ्रू होगा, उसी के अलोंग क्या होगा? हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा। और कह सकते हैं जिधर की तरफ अगर दो बॉडी कोलाइड कर रहा है, जिधर की तरफ दोनों का इम्पल्सिव फोर्स लग रहा होगा, यानी कि नॉर्मल लगता है मोस्टली केसेस में जब भी बॉडी टकराएगा तो, और उसी के अलोंग होगा, तो उसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे थे कि अगर कोई बॉडी है इधर की तरफ जा रहा था, इस सरफेस से ऐसे टकराया, इसका वेलोसिटी इधर था लेकिन टकराया ऐसा, तो ये सेंटर से पास करने वाला है, नहीं नॉर्मल इस पे इधर की तरफ लगा होगा, और इस सरफेस पे इधर की तरफ नॉर्मल लगा होगा, एक कॉमन लाइन होगा। तो ये जो लाइन होगा इसी को बोलेंगे हम लोग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। यानी जिस लाइन के लॉन्ग हमको लड़ता हुआ दिख रहा है वही हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं। इसके बेसिस पे हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला, हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन का कहने का मतलब ये हुआ कि जो कोलिजन होगा वो आमने सामने होगा। यानी कि अगर कोई पार्टिकल है, ये दूसरा है, इसका वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, इसका वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, v1 v2 मान लेते हैं। जब कोलाइड करेगा तो ये सेंटर से लाइन पास करेगा, यही जो होगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी होगा। ठीक है, और ये जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जो हमारा दो लाइन है, ये दोनों लाइन है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ मोशन। दोनों पार्टिकल जो है किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो एक हो गया लाइन ऑफ मोशन और एक हो गया लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन अगर दोनों सेम हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग हेड ऑन कोलिजन। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसी के अलोंग जब हमारा वेलोसिटी है, तो जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा वो इसी लाइन के अलोंग ही आएगा, क्योंकि जो भी फोर्स लगना होगा इसी लाइन के अलोंग आएगा। तो अगर हम इसमें बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटीज जो होगा ऑफ पार्टिकल आर अलोंग सेम लाइन बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। ठीक है, यानी कि अगर हेड ऑन कोलिजन है तो इसी लाइन, यानी कि जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है उसी के अलोन अगर हमारा वेलोसिटी रहा, तभी ऐसा पॉसिबल है कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम लाइन में ही रहे। तो ऐसे केसेस को हम लोग हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। दूसरा जो बोलेंगे ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, सेकेंड हम बोल रहे हैं ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, ऑब्लिक कोलिजन का अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑब्लिक मतलब ही होता है किसी एंगल पे। ठीक है, यानी कि किसी न किसी एंगल पे हो। इसमें जो है पार्टिकल ऑफ वेलोसिटी जो होगा बिफोर और आफ्टर कोलिजन जो होगा अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, रेस्ट में है, ये इधर चलता जा रहा था, जा जब टकराएगा ऐसा होगा। जैसे टकराया तो इसके
जो इस डायरेक्शन में है इसको एक वेलोसिटी इधर मिलेगा, इधर की तरफ इसका वेलोसिटी जो था इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, यानी कि पहले इसका वेलोसिटी इधर है, पाइलन मान लेते हैं ये कोई v2 है, इधर v2 डैश आएगा और इधर v2 डबल डैश आएगा और इधर ये v आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि दोनों पार्टिकल का जो है वेलोसिटी इनिशियली इस लाइन के अलोंग था, इसका कहीं नहीं था, फाइनली जो है सब चेंज हो गया है, यानी कि कोलिजन जो है। और दूसरा चीज, ये जो वेलो लाइन ऑफ मोशन है ये, और ये जो है हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो दोनों क्या है, अलग अलग है। दोनों अलग अलग हैं तो बाद में भी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो सेम नहीं रहेगा, अलग ही होगा। तो ऐसे सिचुएशंस को हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, तो इसमें हमको बढ़ ज़्यादा कुछ दिया नहीं जाता है कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, बस हमको ये समझना है कि दोनों कोलिजन्स क्या होते हैं। यानी कि अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही कोलिजन हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग कि हेड ऑन कोलिजन है। ठीक है, और अगर किसी एंगल पे हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे ऑब्लिक कोलिजन। जैसे अगर एग्जांपल्स लें कुछ, ये एक ऐसा वेज रखा हुआ है, अगर यहाँ हम किसी बॉल को गिराएंगे तो क्या होगा बताओ? पब्लिक कॉलेज। ठीक है, इस पे जो नॉर्मल लगेगा इसके अलोंग लगेगा, ये क्या होगा, हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा, और ये जो था हमारा लाइन ऑफ मोशन था बिफोर कोलिजन। और लाइन ऑफ मोशन अगर बाद का बात करें तो कुछ अलग डायरेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, कुछ भी हो, डिपेंड करता है कि नहीं। तो ये कैसा कोलिजन होगा, ऑब्लिक कोलिजन होगा। ठीक है, तो हमको दिखा कि अगर कोई भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन सेम डायरेक्शन में है तो हेड ऑन कोलिजन, यानी कि अगर कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे हेड ऑन है, अगर किसी एंगल पे चेंज हो रहा है तो ऑब्लिक। इस बात में किसी को दिक्कत? बोलो। ओ नहीं? सर। ठीक है फिर, ठीक है, तब हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं कोलिजन को कि क्या होता है, आखिरी कोलिजन होता है तो। सर इसका वीडियो आज रात को अपलोड कर सकते हैं क्या? तो आज ही तो हो जाता है, शायद होगा, लेकिन 11-12 बजे बज जाता है अपलोड होते होते। नहीं सर, बहुत बार ऐसा भी होता है कि मतलब कि रात का 11-12 बजे तक अपलोड नहीं होता है। बहुत बार होता है, देखो। ठीक है, अब जिसके जिम्मे है, करने को लगभग डेली तो हो ही जा रहा है फिलहाल आजकल, लेकिन 11-12 बज ही जाता है। ठीक है, फिलहाल देखते हैं एनालाइजेशन ऑफ कोलिजन, यानी कोलिजन को एनालाइज कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो हेड ऑन का ही बात कर रहे हैं फिलहाल, जो भी हम देख रहे हैं वो हेड ऑन के लिए ही। अभी हेड ऑन ही चलेगा, ओब्लिक बाद में देखेंगे। तो जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है और दूसरा ये पार्टिकल है, ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि u1 वेलोसिटी से जा रहा है, या फिर सेम डायरेक्शन लेते हैं, साइन का लोचा नहीं रहेगा, इसको हम मान लेते हैं इधर u2 से जा रहा है, u1 ग्रेटर देन u2 होगा तभी जाके कोलिजन होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, डायरेक्शन में साइन का हमको झंझट ना पड़े इसलिए हम दोनों का डायरेक्शन सेम मान रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, ये u1। अब देखो क्या होगा, कुछ देर के बाद ये पार्टिकल इससे जस्ट बगल में पहुंच जाएगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा। ऐसा होगा, बोलो।
यस सर। ठीक है, तो ये हम बोल रहे हैं कि ऐसा होगा, और ऐसा होने के बाद क्या होगा, क्या ये दोनों एक दूसरे पे ऐसा नॉर्मल फोर्स लगा रहे होंगे? ठीक है, जस्ट पहले है तो इसका स्पीड U1 रहा होगा, इसका स्पीड U2 रहा होगा, लेकिन U1 ज्यादा है तो ये इस पे नॉर्मल फोर्स लगाना शुरू करेगा, और U1 का वेलोसिटी क्या होगा, घटना शुरू होगा। यानी कि अगर हम बोलें, दिख रहा है क्या, ये इस पे इधर n लगेगा, इस पे इधर की तरफ एक नॉर्मल लगेगा। तो ऐसे में अगर हम देख रहे हैं तो U1 यहाँ से क्या होगा, डिक्रीज होगा, और U2 क्या होगा, इंक्रीज होगा। यस इसमें सर। ठीक है, अगर ये बात हमको समझ में आ गया कि ये घटेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो बॉडी है कुछ डिफॉर्म भी होगा। ठीक है, यानी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और ये भी ऐसा कुछ हो गया है। और जब डिफॉर्म स्टेट में होगा, यानी कि यहाँ पे हम बोल नहीं है, क्या, ये मॉडल नहीं है। आवाज तुम्हारा सही से नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, पूरा कट के आ बोल रहा रहा है रिजिड बॉडी नहीं है। है। रिजिड बॉडी ही है, लेकिन कोई भी रिजिड बॉडी होता है तो उसमें अगर हम टकराएंगे तो थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग समझना चाह रहे हैं लेदर का कि बॉल में क्या, स्टील बॉल ही है मान लो, तब भी थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन आएगा, वो फिर से अपना शेप में आ जाए वो अलग बात है। यानी कि हम लोग उसको मटेरियल में कन्वर्ट करके हम लोग पढ़ते हैं उसको, जब इलास्टिक मटेरियल, इन इलास्टिक मटेरियल ये सब पढ़ेंगे तब वहाँ पे उसको ज़्यादा डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे डिफॉर्म होगा कैसे नहीं होगा। फिलहाल हम दो बॉल ही मान रहे हैं, हमको यहाँ इससे ज़्यादा कोई मतलब होगा नहीं, बस समझने के लिए। कभी भी अगर हम देखेंगे वो रिजिड हो या फिर ना हो, थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन आना ही आना है। ठीक है, हाँ वो डिफॉर्मेशन फिर से अगर गेन कर जाएगा तो उसको इलास्टिक बोल देते हैं, गेन नहीं कर पाता है तो इन इलास्टिक बोल देते हैं। तो आगे का डेफिनेशन, जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पे ये बॉडी डिफॉर्म करा होगा, और जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा उस समय में अगर ध्यान दे तो ये दोनों का वेलोसिटी जो होगा साथ साथ भी ही होगा। बोलो रिपीट करिए ना क्या। सर, रिपीट करिए ना जो बोल रहे थे। हाँ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जस्ट कोलिजन जब हो रहा होगा, तो जस्ट कोलिजन हो रहा होगा तो ये नॉर्मल फोर्स इसको इधर की तरफ सर लगा। अभी मिस हो गया मेरा भी। ठीक है, अभी बोल रहे हैं सुनो, यहाँ पे दो बॉडी है, जस्ट कोलाइड करा तो इस पे इधर की तरफ नॉर्मल लगा, इस पे इधर की तरफ नॉर्मल लगा। तो दोनों बॉडीज पे अगर ऐसा नॉर्मल लगा तो इसमें थोड़ा बहुत तो डिफॉर्मेशन आएगा। थोड़ा बहुत कहीं बात कर रहे बस समझने के लिए, फिलहाल हमको यहाँ उतना जरूरत है नहीं। ठीक है, यही बात हमको समझा देगा कि एनर्जी लॉस कहाँ जा रहा है। तो फिलहाल सुन लो, उसके बाद जो डाउट होगा उसको पूछना। तो यहाँ से ये N1 फोर्स इधर लग रहा है, इस पे N फोर्स लग रहा है, तो यहाँ से दिख रहा है कि इसका स्पीड घटेगा और इसका स्पीड बढ़ेगा, और घटते बढ़ते दोनों का स्पीड एक समय सेम आ जाएगा। और वो सेम कब आया होगा, जब बॉडी में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो गया होगा। स्प्रिंग वाला केस जैसा था वैसा ही। ठीक है, लेकिन अब जैसे होगा तो यहाँ से इसके बाद दोनों का सेपरेशन छूटना शुरू होगा, और छूटना शुरू होगा यानी कि इस केस में अब क्या होगा, सेपरेशन छूटना होगा शुरू। तो ये जो बॉडी है अपना शेप जो है फिर से रिगेन करना चाहेगा। ठीक है, यानी कि जैसे ये नॉर्मल फोर्स हटना शुरू हो जाएगा, यानी कि बॉडी फिर से रिगेन शुरू करेगा। मान लेते हैं इसका स्पीड अब v1 हो गया और इसका स्पीड v2 हो गया, यानी कि जस्ट आफ्टर कोलिजन ये है। ठीक है, ऐसा होगी। ठीक है, अब यहीं पे हमको बात ये समझना है कि अगर
ये बॉडी जो है अगर अपना पूरा का पूरा शेप रिगेन नहीं कर पाएगा तो वो इनइलास्टिक कोलिजन होगा, और चूंकि शेप चेंज हुआ है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ होगा, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली था वो कुछ पोटेंशियल एनर्जी में चला गया, उसका जो काइनेटिक एनर्जी था वो लॉस कर गया। ठीक है, और यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन का बात कर रहे हैं, तो जो भी हम एनर्जी कंजर्वेशन जहाँ भी कह रहे हैं तो ये हम काइनेटिक एनर्जी का ही बात करते हैं, या काइनेटिक एनर्जी ही हम लोग कंजर्व कराते हैं। इतना बात समझ आया। लेकिन अगर ये अपना शेप पूरा का पूरा रिगेन कर जाता है तो ऐसे कोलिजन को हम लोग इलास्टिक बोलेंगे। तो मटेरियल का प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि इलास्टिक मटेरियल किसको कहते हैं, इनइलास्टिक मटेरियल किसको कहते हैं, और प्लास्टिक मटेरियल किसको कहते हैं। ठीक है, तो यहीं से हम लोग यहाँ से और बोल सकते हैं कि अगर इलास्टिक कोलिजन होगा यानी कि शेप जो होगा गेन टोटली होगा। ठीक है, यानी कि जो बॉडी है आफ्टर कोलिजन पूरा शेप गेन कर लेगा। अगर इन इलास्टिक बोलते हैं, पार्शियल गेन इन शेप। ठीक है, और अगर प्लास्टिक या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक, इसमें बोलते हैं नो गेन इन शेप। तो प्लास्टिक क्या हुआ? परफेक्टली इलास्टिक को प्लास्टिक क्यों बोलते हैं? प्लास्टिक बिहेवियर मटेरियल को हम लोग क्लासिफाई करके हम लोग जब इलास्टिसिटी पढ़ते हैं वहां पे बोलते हैं कि जिस मटेरियल का अगर हम उसमें फोर्स लगाएं और वो डिफॉर्म कर जाए, और जब फोर्स हटाने पे वो अपना डिफॉर्मेशन फिर से गेन नहीं कर पाता है, तो वैसे को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक। डिफिनीशन है, क्लासिफिकेशन है, और कुछ नहीं। ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत है तो बोलो। बोलो। डिफॉर्मेशन के बाद जब अपने शेप में आता है तो इसमें लॉस ऑफ एनर्जी और या फिर गेन ऑफ एनर्जी कुछ नहीं होता है। नहीं, जब बोलते हैं कि जब अपना पूरा शेप गेन कर लिया तो इसमें कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी अंदर स्टोर नहीं हुआ, और ये अपना पूरा गेन शेप कर लिया, यानी कि जो भी होगा काइनेटिक एनर्जी होगा, तो उसमें हम लोग इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के बराबर रखते हैं। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है, इसको मटेरियल के बेसिस पे हम लोग इलास्टिसिटी चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर शेप चेंज होता क्यों है, कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। बात क्लियर है? फिलहाल हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर हमको ऐसा दे रखा है तो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, और ऐसा कुछ होने का मतलब ये है कि कोलिजन से जस्ट पहले वो कोलाइड करेगा, और कोलिजन के बाद जो होगा ऐसा भी बिहेवियर शो करेगा, यानी कि वो फिर से अपना शेप गेन कर दिया है, तो हम इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं। बोलो, इतना में कोई दिक्कत है तो और कोई पूछ लो। बोलो। ओ सर। ठीक है, तो अगर हम इतना बात समझ गए तो हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ से जब कोलाइड किया तो ये डिफॉर्म करा तो फिर से इधर बन गया, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक ये डिफॉर्मेशन हुआ है, और जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसको बोलते हैं रिफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जब कोलिजन हो रहा है वहां से वहां तक जा रहा है तो डिफॉर्मेशन, और जब डिफॉर्म फॉर्म से फिर से अपना ओरिजिनल शेप में जा रहा है तो इसको बोलते हैं रिफॉर्मेशन। तो हम
यहाँ क्या देखें, चलो यार इसका जरूरत है, ये इधर U1, ये इधर U2। अब हमको यहाँ से क्या दिख रहा है कि इम्पल्स, यानी कि हम इम्पल्स ऑफ यहाँ डिफॉर्मेटिव डिफॉर्मेशन और इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं। तो यहाँ हम बोल रहे हैं इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, जब डिफॉर्म कर रहा होगा उस समय इस बॉडी पे इम्पल्स कितना लग रहा होगा, बोलो। और एक इक्वेशन यहाँ ध्यान से देखो, तो ये तीनों से हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि P जो होगा इनिशियल, P मिडिल इजकल टू P फाइनल होगा। तो यहाँ से M1 मास अगर सेम नहीं रहे तो U1, इसको हम M1 बोल दे देते हैं, इसको M2 बोल देते हैं, M2 U2। चलो इसको नीचे ही लिखते हैं, लंबा हो जाएगा। ठीक है, मोमेंटम हम कंजर्व रखते हैं, कंजर्वेशन से क्या लिख सकते हैं सबके लिए। तो देखो इनिशियली था M1 U1 प्लस M2 U2, बीच में जब चला गया तो हो गया M1 प्लस M2 इंटू V, और फाइनल जब हो गया तो M1 V1 प्लस M2 V2। यही आ रहा है, ध्यान से देख लो। पहले इतना है M1 U1 प्लस M2 U2, बीच में हो जा रहा है M1 प्लस M2 V, फाइनल हो जा रहा है M1 V1 प्लस M2 V2। इतना में कुछ, जब तक बॉडी फॉर्म्ड रहेगा तब तक ही वो दोनों का वेलोसिटी सेम रहेगा। हाँ स्प्रिंग वाले केस में हम लोग क्या देखे थे, याद करो। अगर इसको कुछ वेलोसिटी दे दिए, इसको वेलोसिटी दे दिए, तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा या मैक्सिमम इलोंगेशन के केस में दोनों का वेलोसिटी क्या रहता था, सेम। बाकी टाइम रहता था क्या, नहीं। तो वही इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि v इजकल टू क्या दिख रहा है, M1 U1 प्लस M2 U2 बाई M1 प्लस M2, या फिर M1 V1 प्लस M2 V2 बाई M1 प्लस M2। ठीक है, ये भी आया बीच का, अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम इसको इनिशियल या फाइनल करके कंजर्व करा सकते हैं। और यहाँ से दिख रहा है M1 U1 प्लस इजकल टू M1 V1 प्लस M2 V2, यानी कि और कुछ नहीं किया, इनिशियल मोमेंटम इजकल टू फाइनल मोमेंटम कर रहे हैं। ठीक जो है, ये पहला इक्वेशन में आया हुआ है, हाँ हाँ ये तो इसी, पहला। हाँ यही दिख रहा है, उसी से लिखे हैं और कुछ नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम लिखना चाह रहे हैं इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, यानी कि जब डिफॉर्म हो रहा था तब कितना इम्पल्स लगा होगा, बोलो। इसको जेडी बोल सकते हैं, कितना लगा होगा। किसी भी बॉडी के लिए कह सकते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम फॉर एनी बॉडी, ए और बी दोनों के लिए, किसी से लिए भी बोलो। तो ये कितना आएगा, ए के लिए अगर हम लिखेंगे तो ए का जो फाइनल मोमेंटम है वो M1 इंटू वी है फर्स्ट वाले के लिए, और इनिशियल जो है M1 U1 है। ठीक है, सेकंड के लिए क्या लिख सकते हैं, M2V minus M2U2 M2 भी minus माइनस, M2U2। सबका डायरेक्शन सेम ही रखे हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल हम कर ले रहे हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड लिखते तो डायरेक्शन हमको चेक करना पड़ता, मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं तो M1 भी माइनस, सबका डायरेक्शन हम सेम ही मान रखे हैं। ध्यान रहे कि हो सकता है कोलिजन में वेलोसिटी इसका इधर हो जाए, इसका इधर हो जाए।
पॉसिबल है? बोलो। यस सर। ठीक। और इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? M1V1 minus M1V। M1V। M2V2 minus M2V। M1 के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? M1V माइनस वन ना, V1 ना सर, फाइनल माइनस इनिशियल था ना, फाइनल माइनस MV इनिशियल MV फॉर M1V। फर्स्ट बॉडी। और अच्छा हाँ, M1V होगा सर। ठीक है। इसमें फिगर ऊपर दिखता ही नहीं है तो उसमें लिखने में गड़बड़ हो जाता है। कॉपी पेस्ट कर लीजिए सर। कॉपी पेस्ट कर लीजिए। कॉपी पेस्ट बोले तो उसको सेलेक्ट करना है, फिर कॉपी करना है, फिर यहाँ पे शिफ्ट कीजिए, फिर पेस्ट कर दीजिए। अरे तो फिगर ना पेस्ट होगा, आगे लिखना है तो जगह नहीं बचेगा तो कैसे लिखेंगे? होता है क्या? कहीं नीचे में रख लीजिए। यहाँ बोलो तुम लोग M2V2। M2V2 माइनस M2V देखते हैं डायरेक्शन सही है। और M2। इस पे इधर की तरफ लग रहा है, जब रिफॉर्म कर रहा होगा तो इस पे इधर की तरफ और इस पे इधर की तरफ P माइनस M1V1। ठीक है, ये चीज आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा इम्पल्स। अगर लिखना हो तो चेंज इन, हम अगर इसको लिख ले तो अपना आ जाएगा। फिर अगर हम एक चीज और देखें, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन याद है? बोलो। सर क्या होता है तुम? मोशन इन प्लेन के बाद रिलेटिव मोशन पढ़े थे ना? यस सर। सर क्वेश्चन क्या एक बार रिपीट कर दीजिए ना। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है? जिसका एक बता वेलोसिटी दीजिए कम ना। है वो अप्रोच होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हम्म। जो पीछे हो, मतलब कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पीछे हो, वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से जाता है, उससे ज्यादा वेलोसिटी हो ताकि अप्रोच कर सके। जैसे कि अगर ये वेलोसिटी इधर है V1, ये इधर है V2, तो जिस स्पीड से एक दूसरे की तरफ जा रहा है उसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलेंगे, और जितने स्पीड से सेपरेट होगा उसको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम देख रहे हैं कि ये पार्टिकल है, ये इधर जा रहा है U1 से, ये इधर जा रहा है U2 से, आफ्टर कोलिजन ये इधर जा रहा है V1 से और ये इधर जा रहा है V2 से। इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, इसका भी M1, इसका M2। तो वेलोसिटी ऑफ कोलिजन U2 से पहले माइनस क्या होगा? अप्रोच होगा। U2 माइनस ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? U1 माइनस U2। U2 माइनस U1 माइनस U2 यानी कि अगर इस पे बैठ किसी पे बैठ के देखो तो जो वेलोसिटी, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम रखे हैं तो क्या आ रहा है? जिसका स्पीड ज्यादा है वो नजदीक जाएगा। बोलो। ठीक है, मैग्नीट्यूड ही लिख यस रहे सर। हैं। हाँ, और यहाँ से अगर हम लिखे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो इसके लिए लिखते हैं हम लोग V2 माइनस V1। ये था रिलेटिव मोशन में। तो हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं E। ठीक है,
ई को क्या बोलते हैं हम लोग? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। सर एमसी स्क्वायर नहीं होगा? सर इसको कोई आसान नाम? क्या चीज है MC स्क्वायर? MC स्क्वायर एनर्जी थोड़े है, ये E इक्वल टू ये बोलते हैं, और ये बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2। इस चीज को याद रखना है, E बराबर जो होगा V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। नीचे डेल्टा में रखेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, और जो भी रखना है पुट विथ साइन। ठीक है, अगर हम कोई भी पार्टिकल इधर जा रहा है पॉजिटिव माने हैं, तो जो भी इधर जा रहा है सबका पॉजिटिव, इधर जो जाएगा वो निगेटिव। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। और इसके बेसिस पे भी अभी हम जो बोले कोलिजन होगा तो शेप चेंज करेगा नहीं करेगा, तो उसके बारे में हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। और इसके बेसिस पे भी कब कहेंगे कि इलास्टिक है, कब कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक है या फिर इनइलास्टिक है, तो हम लोग इसके ऊपर बेस्ड हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि ई जब का वैल्यू क्या होगा तो कौन सा कोलिजन कहलाएगा। यानी कि ई का वैल्यू 0, 1 या और कोई वैल्यू होगा, उसके बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं कि इलास्टिक कोलिजन है कि इन इलास्टिक कोलिजन है या फिर जो हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे कैसे क्या डिफिनीशन होगा, कैसे हम देखेंगे, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और ये हो जाएगा तो फिर हमारा ऑब्लिक कोलिजन बचेगा, और ऑब्लिक कोलिजन के बाद वेरिएबल मास सिस्टम। तो उधर वो मान के चलो 2 घंटा और इधर 1-1.5 घंटा, 2 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और होमवर्क कर रहे हो जो कि दिए थे, हो गया है? बोलो। कॉलिजन नहीं है टेस्ट में। हाँ, हेलो, आवाज तुम्हारा बहुत कट रहा है, साफ साफ नहीं आ रहा है। कॉलिजन रहेगा टेस्ट? नहीं, अभी कोलिजन का नहीं किया तो कोलिजन नहीं रहेगा। ठीक है, इम्पल्स तक, मोमेंटम कंजर्वेशन तक रहेगा। तो आपके टेलीग्राम पे तुम्हारा आवाज मेरे पास आ नहीं रहा है, बहुत ही कट रहा है। बाकी लोग के पास जा रहा है क्या? यस सर। सर चैट कर लीजिए अरविंद भैया के साथ। क्या बोले, तुम लोग को रिपीट कर दो। क्वेश्चन लिखते। अच्छा, आवाज कट पुली वाला। ये अच्छा ठीक, उस दिन के बाद तो देखे ही नहीं है, देखते हैं। ठीक है, फिर उसको देख के हम बता देंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।